आज मैं सो नहीं पाया। Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on our YouTube platform. ऑन तो है। इस सेशन में हम कल भी आपने देखा था कि हमने कुछ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो सेशन है ये आपके यूपीएससी, स्टेट बीसीएस और अभी रिसेंटली यूपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो इन सारे एग्जाम्स में ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। देखो, कंकरेंट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, 3 लिस्ट आपको देखने को मिलता है ना 7th शेड्यूल के अंदर। तो आप बताओ कि कंकरेंट लिस्ट को हमने बोरो कहां से किया है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? कहां से हमने बोरो किया है कंकरेंट लिस्ट को? देखो, कंकरेंट लिस्ट हो गया, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, ये सब हमने कहां से बोरो किया है? तो ये सब हमने कहां से बोरो किया है? ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है यूएसए, अगर यूएसए की बात हो तो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है? देखो, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, अगर जुरिडिक्शन की बात करें ना, तो जो इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन है वो भी हमने कहां से लिया है? यूएसए के अंदर से ही लिया है। यूएसएसआर की बात करें तो आपको याद होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। वो हमने कहां से लिया था? यूएसएसआर से लिया था। साथ ही जो सोशलिस्ट वर्ड है जो हमारे प्रियम्बल में हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया था, वो भी हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से हमें देखने को मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने कहां से बोरो किया है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओरिजिनली आयरलैंड ने इसे कहां से बोरो किया, तो आयरलैंड ने इसे पोलैंड से बोरो किया था। ये सब स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू के कंट्री हैं। कनाडा की बात करें, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, क्वासी फेडरल उसको कहा जाता है ना, क्वासी फेडरल। तो ये वाला जो फेडरल कैरेक्टर है, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है कनाडा के अंदर से। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? एमेंडिंग प्रोसीजर। जो आर्टिकल 368 के अंदर आप देखते हो ना एमेंडिंग प्रोसीजर, वो हमने कहां से लिया है? वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि फेडरल सिस्टम जो है वो कहां से, किस देश के संविधान से हमने लिया है या कहां से इंस्पायर्ड है हमारा फेडरलिज्म? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? अभी हमने देखा था ना, राइट आंसर क्या होगा? कनाडा। अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कीजिए, देखो ये फेडरल सिस्टम जो इंडिया में चलता है ये क्वासी फेडरल है। अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात अगर पूछा जाए आपसे कि इसके बारे में फर्स्ट टाइम कहां पे बात हुई थी, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसके बारे में पहली बार बात की गई थी। पहली बार जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, लोगों को लगता है कि वहां पे अगर क्वीन राज कर रही है तो वहां पे जो है मोनार्की है। नहीं, वहां भी डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो हमने कहां से लिया है? ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। साथ ही साथ जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है,
जो कि हमारे इंडिया में भी आप देखते हो सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने कहां से लिया है, यूके से ही लिया है। ठीक है, which of the following are the correct matching of the countries and borrowed future of the Indian constitution? एक साइड देखो कंट्री दिए गए हैं, दूसरे साइड फीचर्स दिए गए हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि आपको मैच करना है कि कौन सा सही सही मैच है। ठीक है, देखो ये 5 ईयर प्लान, देखो मेरा नजर सबसे पहले यहीं पे गया, जो 5 ईयर प्लान है ना, ये हमने रसिया से बोरो किया, ना कि ऑस्ट्रेलिया से, तो इसको आप इलिमिनेट कर दो। अगर 3 इलिमिनेट होता है तो देखो 1 भी, ए भी इलिमिनेट हो जाएगा, बी भी इलिमिनेट हो जाएगा और डी भी इलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ओनली, मतलब 1, 5 एंड 6, ये 3 ही है जो कि सही है। आयरलैंड की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है, डीपीएसपी प्लस जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो कि आपको आर्टिकल 54 के अंदर देखने को मिलता है, ये हमें आयरलैंड से देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करें इम्पीचमेंट की प्रेसिडेंट की, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा, यूएसए से हमने उसको बोरो किया है और आर्टिकल 61 के अंदर वो मेंशन्ड है। ठीक है, ये देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो बात यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे यूएसएसआर लिख दिया है, नहीं ये क्या होगा, ये होगा आपका यूएसए, समझ गए। और यूके बाइकैमरल पार्लियामेंट, देखो बिल्कुल सही कह रहा है यूके बाइकैमरल पार्लियामेंट के बारे में, क्योंकि आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, जो आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देखा था, उसके अंदर आपको ये दिखा था। ठीक है, देखो 44 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ये नहीं होगा, आप इसको इलिमिनेट करके देख लो ना। आगे बढ़े, देखो अगर क्वेश्चन आपको बड़ा लगे ना तो उसको आप इलिमिनेट करो, आसानी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि which of the following statement about the constitution of India is are correct? आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहला स्टेटमेंट है पॉपुलर सोवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइजी आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखते हैं इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज कंसर्न्ड इज रिजिड। अब यहाँ जो पूछ रहा है, जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, ये बहुत ही रिजिड इन नेचर है। ठीक है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट। ठीक है, एंड लास्ट वन है द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम इनिशिएटिव एंड रिकॉल। देखो हमारे इंडिया में आपने ये नहीं देखा होगा, रेफरेंडम रिकॉल वाला जो प्रोसीजर है ना, ये स्विट्जरलैंड वगैरह में बहुत आसानी से देखने को आपको मिलेगा, जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 को इलिमिनेट करो ना, तो देखो आपके 2 ऑप्शंस क्या है, ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शंस। अब आप आंसर करो इसमें से राइट आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1 ओनली और 1 2 3 ओनली। ट्राई करो आप लोग। इसका राइट आंसर होगा डी। बाकी जो तीनों चीजें हैं ना, वो तीनों के तीनों सही है, लेकिन 4 जो था ना ये रिफरेंडम वाला, ये रिफरेंडम हमारे यहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो एक ही बार गोवा के अंदर देखने को मिला था, वो भी बहुत ही अर्ली फेज में देखने को मिला था। इसी रिफरेंडम को लेके पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि जो कश्मीर वाला रीजन है, वहां पे आप एक रिफरेंडम लेके आइए, पीपल को बोलिए कि वो सामने आए और ये बताए कि क्या उनको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश में रहना है। कई बार वो डिमांड कर चुके हैं इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। It is an unwritten constitution. It is a written constitution, largely based on the Government of India Act 1935 and a gift of the British Parliament.
करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है तो देखो गिफ्ट तो उन्होंने हमें दिया नहीं था, हमने बहुत लड़ के आजादी ली, आपको पता है। तो 4 को भी अगर आप इलिमिनेट करो ना तो देखो ये इलिमिनेट हो रहा है, ये इलिमिनेट हो रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां जहां आपको 1 दिख रहा है आप उसको भी इलिमिनेट कर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। देखो इलिमिनेट करके सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। अब देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात की गई है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यही है हमारा, ठीक है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय ये इनफोर्स हुआ था जनवरी 26 1950 को, डेट टाइम 12 पार्ट्स 22 पार्ट्स के अंदर आपको दिखा था, 300 समथिंग आर्टिकल्स थे। अभी तो 448 आर्टिकल्स हो गए हैं प्रेजेंटली देखो तो। और दूसरा आपसे बोल रहा है कि लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो 75% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो करीब करीब कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। अब सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात किया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है इसमें से। देखो जहां ये वर्ड हो ना, स्ट्रिक्ट हो, वनली हो, तो उस पे आप थोड़ा सा फोकस करा करो। हमारे यहाँ जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल इन नेचर है, आपको पता है। तो 2 क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। अगर 2 को इलिमिनेट आप कर दो तो ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर क्या हो बचा, क्या हो गया, डी इज द राइट वन। देखो कितना आसान है, एक पॉइंट को आप इलिमिनेट कर दो और आपको पूरा का पूरा आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following are considered as part of the basic structure of the Indian Constitution? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, ठीक है। पहला है रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। सेकेंड है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड है डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ओके। एंड लास्ट वन है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, 48 का राइट आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखो एक यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन किया है, डिवीजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। जब आप पढ़ोगे ना बेसिक स्ट्रक्चर तो वो डिवाइड नहीं करता है, वो एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट लाइन कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो सिर्फ अगर आप 3 को इलिमिनेट कर दो, एक रॉन्ग स्टेटमेंट को अगर आप इलिमिनेट कर देते हो तो आपका राइट आंसर देखो डायरेक्ट क्या आ रहा है, 1 to 4। एक बार देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो जब इंदिरा गांधी का टर्म था तो 38th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंट के पावर को भी कर्टेल किया। आफ्टर देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी पावर को कर्टेल कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बौखलाया हुआ बैठा था कि कुछ तो मिले उसके हाथ में। फाइनली आपने देखा था केशवानंद भारती केस आता है कब, 1973 में। सुप्रीम कोर्ट को इसी केस का इंतजार था। ये जजमेंट जब देता है तो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास एक अच्छा खासा राइट है, हर पार्ट को वो अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का उनके पास राइट है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे। यही था केशवानंद भारती केस में। और पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं।
Which of the following features of the Indian government system are the essential features of the parliamentary government system? आपको देखो क्या पूछ रहा है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसका इंडिया के अंदर क्या एसेंशियल फीचर देखने को मिलता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखो ये हमें क्या देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, क्या ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर? देखो बिल्कुल देखने को मिलते हैं। जो नॉमिनल होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। और दूसरे कौन से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्या है, देखो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन द लेजिस्लेचर, ठीक है देखते हैं। थर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चौथा क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। देखो कुछ भी नहीं पता हो ना तो जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ऑप्शन 4 सही है, तो देखो चारों में से कहां ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है? एक ही जगह आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है, वो कौन सा है, डी। तो आपके क्या है, कि सारे के सारे जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। Which of the following federal principles are not found in Indian Federation? देखो आर्टिकल 1 के अंदर ये मेंशन्ड है कि इंडिया, डेट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर इसमें से सही है। देखते हैं, बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है। द यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी स्टेट सीसीडिंग फ्रॉम द यूनियन एट इट्स विल। देखो अभी तक 1 और 2 हमें पता नहीं था, मान के चलो कि हमें 1 और 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 3 तो हमें पता है। और 3 के अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी स्टेट जो है ये इस यूनियन को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता अपने मर्जी से। तो देखो तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो एक तो इलिमिनेट हो गया ना यहां से, बाकियों में है लेकिन एक तो यहां से इलिमिनेट कर दिया हमने। चौथा क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कैन रिड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन यूनियन बाय फॉर्मिंग न्यू स्टेट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप भी। देखो ये फेडरल गवर्नमेंट की बात जो हो रही है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। तो जब क्वासी फेडरल की बात करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। और अगर हमने 4 को इलिमिनेट किया तो देखो ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, ऑलरेडी इसको इलिमिनेट हम कर चुके हैं। राइट आंसर क्या आपका आ जाएगा, ए ओनली। देखो बहुत आसानी से अगर आप इलिमिनेट करोगे ना तो बहुत ही इजीली आप इलिमिनेट करके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज पे, लेंथ के ऊपर मत फोकस करो कि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है तो पता नहीं क्या होगा। अब देखो एसर्शन रीजन का सवाल है आपके सामने। केसी व्हीलर कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रीजन दे रहा है, देयर आर 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवाइडिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड गिविंग रेसिडुअरी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बताओ इनमें से क्या राइट है क्या रॉन्ग है?
बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे ट्राई तो करो आप लोग, आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस को देख के पहले ही पीछे हट जाते हो। देखो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ओनली। केसी व्हीलर ने क्या बोला कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल इन नेचर है। इसको के एम मुंशी ने सपोर्ट भी किया था इसके इस प्रपोजल को, ठीक है। और बिल्कुल क्वासी फेडरल क्यों है, क्योंकि देखो जो सेपरेशन ऑफ पावर है दो जगह आपको देखने को मिलेगी, सेवंथ शेड्यूल के अंदर भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, और दूसरा क्या है कि आर्टिकल 50 के अंदर डीपीएसपी के अंदर भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब आपके हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको कर लेना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सीधा सा मतलब है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। बताइए क्या है इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ का मतलब। देयर वेर सिमिलर कोड फॉर इंडियंस एंड यूरोपियंस, ठीक है। जस्टिस नाउ बिकेम ए कॉस्टलियर देन बिफोर, ओके। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफन फेवर्ड द रिच। क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से आंसर कीजिए, 53 का तो आंसर आप कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ लाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो किसी को फेवर ना करे, और सबके लिए जो जुडिशियल को रीच करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए एक जैसा ही रहे। तो ठीक है, तो राइट आंसर आपको इसके हिसाब से क्या लगाना है, बी ओनली। और जो ऊपर का है ना, देयर वेर सिमिलर कोड फॉर इंडियंस एंड यूरोपियंस, नहीं ये इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ये बहुत ही पुरानी बात हो जाती है। इसमें एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने ये बोला था कि जो यूरोपियंस का ट्रायल इंडियन जज ले सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर काफी वाद विवाद देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is are not central tenets of the Constitution of India? अब आपसे पूछ रहा है कि नोट, इस चीज को आपको देखना है कि राइट या रॉन्ग पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला क्या है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। सेकेंड क्या है, गिव एन ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रोवाइडेड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। एंड फोर क्या है, इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 54 का। देखो अगर हम ये बात करें ना कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो ये बिल्कुल सही बात है। राइट टू रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर देखोगे तो ये मेंशन आपको मिलेगा। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑफिशियल स्टेटस किसी रिलीजन को देना, देखो हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस क्या है, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, बिल्कुल ये प्रोवाइड करवाता है। इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, देखो क्या होगा, क्या ये इंश्योर करेगा,
रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर क्या ये इंश्योर करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं, ये इंसान का अपना माइंड सेटअप होता है कि वो किसी रिलीजन को प्रोफेस करे ना करे, पूजा करे ना करे, तो क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स विद इन रिलीजियस कम्युनिटी की जो बात की गई है, ठीक है, इसके लिए अगर आप प्रोविजन देखोगे ना तो इस पे ये बोला गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इन सब के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वो आपको आर्टिकल 15 के अंदर मिलेगा, लेकिन ये टर्म आपको देखने को कहीं नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक तरफ प्रोविजंस दिए गए, दूसरी तरफ सोर्स दिए गए। तो देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिया है, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। कहां से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है, तो हमने कहां से लिया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। और जब इमरजेंसी प्रोविजन की बात आती है तो कहां से हमने लिया है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। तो क्या हो जाएगा, मैच करो, ए के सामने कौन सा आएगा, 3 आएगा, ए के सामने देखो 2 जगह 3 है, तो बाकी को तो इलिमिनेट कर दो पहले ही। डीपीएसपी का क्या होगा, बी का 4 आ जाएगा, बी का 4 कहां आपको दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका बी ओनली हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following features is are contrary to the norms of federal policy? आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा फीचर है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके, फेडरल पॉलिसी के। और ये फेडरल पॉलिसी किसके कंटेक्स्ट में बात करेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में बात करेगा। क्या होगा, कॉमन ऑल इंडिया सर्विस और ऑल सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आप इन दोनों में से देख के बताओ कि कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बताओ इनमें से। देखो कॉमन ऑल इंडिया सर्विस की जो बात आती है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सर्विस देखते हैं, और इसके अंदर जो देखते हैं कि सारे स्टेट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी की जो हम बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो फेडरल फीचर्स होता है उसको वहां पे कंट्ररी करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ओनली। 57 को देखते हैं। Which among the following features of a federal system is not found in the Indian political system? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर है फेडरल सिस्टम का जिसको इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर हमने नहीं देखा है। फर्स्ट है डुअल सिटीजनशिप। देखो अगर डुअल से 4 ऑप्शन है, आपको यहां तो एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होता है। वहां जो स्टेट्स हैं उसका भी सिटीजनशिप है, प्लस जो वहां का यूएसए का भी सिटीजनशिप होगा, और प्लस जो स्टेट यूएसए के अंदर है उसका भी एक सिटीजनशिप होता है। मतलब क्या, डुअल सिटीजनशिप होता है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर हमने क्या देखा है, सिंगल सिटीजनशिप प्लस सिंगल डोमेसाइल। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका जो आईडी है, जो गवर्नमेंट आईडी बनती है, वोटर आईडी कह लो, पैन कार्ड कह लो, तो अगर इस पे दिल्ली का एड्रेस मेंशन्ड है तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं डिसाइड करोगे वो दिल्ली ही रहेगा। अगर आपको ये चेंज करवाना है तो फिर आप इसको चेंज करके वहां जा सकते हो। तो एक बार में आप एक ही डोमिसाइल इंडिया के अंदर यूज कर सकते हो, मल्टीपल डोमिसाइल नहीं करोगे।
और ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये वन लाइनर क्वेश्चन डाला था कि इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप है वो किस तरह का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है। A member of parliament enjoy freedom of speech in the parliament as a parliamentary privilege protected by the constitution of India। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हो चाहे एमएलए हो, इन दोनों के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको दिए गए हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वास्टेड द पावर टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। अब ये जो टर्म दे दिया है ना, टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट, अब आप आंसर करो। देखो फर्स्ट तो 100 करेक्ट है, सेकेंड का क्या होगा बताओ आप। देखो राइट आंसर है सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, यही तो सुप्रीम लॉ बुक है ना। आर्म्स का मतलब यहाँ पे आप हथियार मत समझ लेना, यहाँ पे आर्म्स का मतलब ये है कि वो पावर प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है। 59 को देखते हैं। Which among the following is not a basic feature of the Constitution of India? हमने देखा था 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक फीचर्स को ऐड किया गया था पहली बार। 13 जजों का बेंच बैठता है और 7-6 के वर्डिक्ट से ये फैसला दिया जाता है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट के पास ह्यूज पावर है किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ ना करे, वरना नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, अगर ये नहीं रहेगा तो जुडिशरी की वैल्यू नहीं होगी, जुडिशियल क्रिएटिविटी मर जाएगी। फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, एंड लास्ट वन है द अनक्वेश्चनड राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? 59 का आंसर कीजिए फटाक से। देखो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स जो है निगेटिव राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसको निगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट से लड़ सकते हो। स्टेट का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट से लड़ सकते हो। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बिल्कुल है। फेडरलिज्म भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। लेकिन लास्ट वर्ड जो है यहाँ पे लिखा है द अनक्वेश्चनड राइट टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल नहीं, जो अमेंडमेंट होगा उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13। आपने आर्टिकल 13 के अंदर लॉ को पढ़ा होगा तो वहीं पे जुडिशियल रिव्यू भी डिफाइन किया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर नहीं है, बताइए। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये भी ठीक है। There is no separation of power between the legislature and executive branch of government। ठीक है। लास्ट वन है सुप्रीम कोर्ट इज इंटरेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरप्रेटिंग these provisions and at arbitrating in the matter of dispute। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस रखने का काम करती है, तो बिल्कुल करती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल फॉर्म का ये एक कैरेक्टर है। ठीक है। यहाँ पे बोला है 2 डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल होती है। हम देखते हैं स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है, सेंटर के अंदर अलग गवर्नमेंट होती है। बी क्या बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लियरली डिफाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इंडिया के अंदर तो ये है,
काफी हद तक ये रिटनली एंड डिफाइंड, ठीक है। लेकिन जो ये बोला है ना कि नो सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ही कहां से हमें देखने को मिलता है, उसका बर्थ प्लेस ही यहीं से होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से। और जो ये सी दिया गया है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 50 के अंदर डीपीएसपी में हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, सी, क्योंकि सी इनकरेक्ट है इसमें से। अगले सवाल को देखते हैं। Which part of Indian Constitution has been described as the soul of the Indian Constitution? इंडिया का जो संविधान है उसके किस पार्ट को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, आत्मा कहा गया है उसको? देखो भीमराव अंबेडकर ने बोला था, ये जो वर्ड है ना सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। किसके बारे में बोला था ये बताओ आप? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, किसके अंदर बोला था? तो देखो आर्टिकल 32 के अंदर हमने देखा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के बारे में बोला गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाय अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और इसी वजह से जो आपका राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रीएम्बल की बात करें तो जो प्रीएम्बल है इसका कॉन्सेप्ट हमने जो है यूएसए से बोरो किया। और अगर प्रीएम्बल की ओरिजिन की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को, दिसंबर 13, 1946, जस्ट 4 days आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और वही आगे चल के क्या होगा, हमारा प्रीएम्बल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना 7 टाइप्स के राइट्स दिए गए थे, 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्राइवेसी है, बहुत सारे हैं। तो जो राइट टू इक्वालिटी है ये आपको आर्टिकल 14 to 18 के बीच में देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 14, 15 एंड 16, ये तीनों आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 13 की बात करें ना तो ये लॉ को डिफाइन करता है, और इसका सिंपल सा आप समझो कि ये लॉ को कैसे डिफाइन करेगा। ये किसी भी लॉ के बारे में ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट या कोई भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स, इट मींस कि इंडियन सिटीजन्स के अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 के अंदर 2 चीजें मेंशन है। पहला कि ये प्रोहिबिट करता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, उसके जेंडर को लेके आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, बर्थ प्लेस, उसका ओरिजिन जो है, उन सब चीजों को लेके आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे। एंड साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो भी आर्टिकल 15 के अंदर ही की गई है। आर्टिकल 16 के अंदर बात करें तो ये राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ठीक है। जितने भी आप रिजर्वेशन के क्लॉज देखते हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेशली, उसके लिए हर बार आर्टिकल 16 को हमें क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। इंडिया हैज एडॉप्टेड अ फेडरेशन ऑफ व्हिच टाइप, डैश टाइप। यूएसए जैसा स्ट्रक्चर है, कनाडा जैसा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा है, या स्विट्जरलैंड जैसा है? देखो स्विट्जरलैंड तो बस ऐसे ही लिख दिया जाता है, अच्छा सा चॉकलेटी कलर है, बेसिकली बहुत ज्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस किया जाता है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
यहाँ रेफरेंडम वगैरह आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा बहुत कम पॉपुलेशन है स्विट्जरलैंड की, तो लोग ऐसे ही गैदरिंग होके खड़े होके वोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो पहले एलिमिनेट कर दो। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। यूएसए से हमने देखा था क्या क्या लिया था, फंडामेंटल राइट्स लिया था, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहां से, यूएसए के अंदर से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कनाडा का फेडरल स्ट्रक्चर है वही इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं। ठीक है, केसी व्हीलर ने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल इन नेचर है, और के एम मुंशी जो है उसके इस स्टेटमेंट को बार बार सपोर्ट करते हुए आपको दिखेंगे। 64 को देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस है। जैसे अगर आपको याद हो शाह बानो वाला केस, तो शाह बानो केस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही मांग की गई थी उस समय भी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड में पहला स्टेट बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहां पे अप्लाई किया है। ठीक है, बिल पास कर दिया है। अगर गोवा के अंदर देखें तो गोवा ओनली स्टेट है जिसके अंदर कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिलता है, जी, जो कि इंडिया का नहीं है, जो कि पोर्चुगीज सिविल कोड है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, आर्टिकल 44 के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी हमने दो क्वेश्चन पहले इसको डिस्कस किया था कि आर्टिकल 32 को ये बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल राइट। तो क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 32, और इसको सोल ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, किसके द्वारा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करें तो ये राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है। आपने मेनका गांधी केस में देखा होगा कि जब उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है एयरपोर्ट पे, तब वो आर्टिकल 21 का उसमें ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। और राइट टू ट्रेवल एब्रॉड को फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू प्रिवेसी के अंदर ऐड किया जाता है। आर्टिकल 19 जो है ये राइट टू फ्रीडम के अंदर, इसके अंदर 6 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके 6 पार्ट हैं टोटल। Which part of the Indian Constitution deals with center state financial relations? देखो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस कमीशन के बारे में इशारा कर रहा होगा आपको। तो चलो आपको बताना है, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो राइट आंसर क्या होगा, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा पार्ट 14 क्या है और पार्ट 15 क्या है, तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना यूपीएससी की, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, वो आपको पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पार्ट 14 में आपको ट्रिब्यूनल्स भी देखने को मिलेंगे। और पार्ट 15 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। इलेक्शन प्रोसीजर वगैरह जो है वो आपको पार्ट 15 के अंदर देखने को मिलता है। Which article of the Indian Constitution provided for the financial provision? देखो फाइनेंशियल प्रोविजन की बात की गई, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होता तो आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखा है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए।
देखो जहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है ऑब्वियसली वही तो फाइनेंशियल प्रोविजन से भी रिलेट करेगा। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हो। आर्टिकल 352 क्या कहता है? ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। जब एक्सटर्नल वॉर एग्रेशन के टाइम पे हम देखते हैं ना कि, और आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसी की बात करेगा। जब किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वगैरह फेल हो जाती है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर और जो फाइनेंस से रिलेटेड जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह होते हैं ना, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये तीनों जो हैं, ये तीन के तीन जो इमरजेंसी प्रोविजंस, ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि इंटरनल जो एग्रेशन था उसको आर्म रिबेलियन से हमने कब बदल दिया था। ठीक है, देखते हैं इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड। देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हमने कब देखा था? आंसर कीजिए, कुछ और देख रहे थे। कब हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और हमने क्या ऐड किया था? तो हमने 11th शेड्यूल ऐड किया था। और कौन सा पार्ट ऐड किया था? तो पार्ट 9 हमने ऐड किया था। ठीक है, याद आ गया। 10th शेड्यूल की बात करें तो ये क्या है? ये है एंटी डिफिक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 10th शेड्यूल को ऐड किया था। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 9th शेड्यूल जो है ये लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और कब देखा था हमने? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। देखो कितना फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि विद इन ईयर हमें देखने को मिला था एक अमेंडमेंट एक्ट। और 8th शेड्यूल की बात करें तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक 21st, एक 71st एंड थर्ड वन 92nd। 21st से हमने सिंधी को ऐड किया था, 71st से नेपाली वगैरह को ऐड किया था, और 92nd में हमने देखा था मैथिली, डोंगरी, इन सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया था। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? किस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलेगा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट? तो देखो ये पार्ट 2 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें देखने को मिलता है। कौन सा होगा वो? आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 क्या है? ये पार्ट 1 है और इसको यूनियन डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आर्टिकल 1 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 2 के अंदर जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट देखने को मिलता है। आर्टिकल 3 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका नाम बदल सकते हैं, उसके बाउंड्रीज को बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट। 4 आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं। देखो जो असिस्टेंट दिया जाता है ना वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, और फाइनेंस कमीशन की जो बात है वो आर्टिकल 280 के अंदर की गई है। और अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन को जो अपॉइंट करने का काम करते हैं, तो अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। साथ ही रिमूवल का काम जो होता है वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 के अंदर ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट को फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। Which of the following schedules deal with the division of power between union and state? किस शेड्यूल के अंदर यूनियन और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन किया गया है? देखो 3 पार्ट हैं उसके।
पहला क्या है, यूनियन लिस्ट, दूसरा क्या है, स्टेट लिस्ट, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कंकरेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो ये आपको दिखेंगे 7th शेड्यूल के अंदर। 9th शेड्यूल हमने देखा, लैंड रिफॉर्म एक्ट कह लो, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कह लीजिए, ये कहां देखने को मिले थे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने को मिले थे। 4th शेड्यूल की अगर बात करें तो 4th शेड्यूल के अंदर सीट्स जो राज्यसभा के अंदर एलोकेट होता है उसके बारे में बात किया जाता है। और 6th शेड्यूल जो है इसके अंदर SC/ST के लिए बात की जाएगी, सिर्फ 4 स्टेट के लिए। कौन कौन से होंगे वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कमेंट में बताइए। देखो इसका तो राइट आंसर सी होगा ना, 71 का। रितु का आंसर सही है, जो अरविंदर है इनका गलत हो गया, इन्होंने बी लगाया है। जो 6th शेड्यूल है वो शेड्यूल ट्राइबल, जो ट्राइबल एरियाज है उसके बारे में बात करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following schedules deal with the division of power between union and state? क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसमें, ठीक है ये देख लेते हैं। Under which of the constitutional provision the Supreme Court of India extend advice to the President of India? देखो एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, किस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन? वो क्या है हमारा, आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। 74 नेक्स्ट को देख लेते हैं। Under which article the Parliament of India can legislate on any subject in the state list in national interest? देखो ये रिसीडरी पावर की बात की जा रही है कि नेशनल इंटरेस्ट का जब बात हो तो वो किस आर्टिकल के थ्रू लेजिस्लेट कर सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 249, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट वन, Under which article the Parliament of India may constitute administrative tribunal? देखो दो टाइप के ट्रिब्यूनल्स हमने देखा था, और ऐड कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड हुआ था। पार्ट कौन सा होगा, तो पार्ट 14A होगा ये, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कहां पे की गई थी, नमस्ते अशोक जी बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कहां पे की गई थी? मैंने बैकग्राउंड तो दे दिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट वगैरह में ये देखने को मिला था। दो तरह के ट्रिब्यूनल आपको देखने को मिलते हैं, पहला क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरा क्या है वो है अदर ट्रिब्यूनल। और कहां देखने को मिलेगा, आर्टिकल 323A के अंदर। और आर्टिकल 324 किससे डील करता है, कोई बता सकता है? आर्टिकल 324 किससे डील करता है? देखो आर्टिकल 324 किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें ये सुपरविजन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। देखो आपने लेट कर दिया, मैंने आज जब लाइव एक बार खत्म हो जाए तो आप बैक करके क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन हो गया। स्टार्टिंग में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, तो एक बार उसको देख जरूर लेना। Which of the following articles deal with the impeachment process against the President of India? किस आर्टिकल के अंदर दिखता है, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 61। अच्छा एक कोई बताओ हमें कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो हमने कहां से बोरो किया है? आपके ऑप्शन है आयरलैंड और दूसरा ऑप्शन क्या है, USA। बताओ कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमने कहां से बोरो किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी अगर प्रेसिडेंट की ऑफिस की बात हो तो आर्टिकल 52 के अंदर ऑफिस है, इलेक्शन प्रोसीजर की बात हो तो आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आयरलैंड से हमने क्या किया है कि आयरलैंड से जो हमारा
इलेक्शन का प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का है वो हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। सॉरी, अगले सवाल को देख लेते हैं। Which article of Indian Constitution is related with the protection of the interest of minority? कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटी के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है? देखो दोनों ही जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, 29 भी है 30 भी है। आप बताओ इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आंसर कीजिए। क्या होगा 77 का राइट आंसर? देखो राइट आंसर क्या होगा आपका, आर्टिकल 30 होगा। आप फंस गए यहाँ पे 29 देख के। अगर हम आर्टिकल 31 की बात करें तो ये क्या था, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू निकाल बाहर फेंका और लीगल राइट बना दिया कहाँ, आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 17 के बारे में आप सबको पता है, क्या है वो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। Which schedule of Indian Constitution is related to पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम से कौन सा स्केड्यूल रिलेटेड है? देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये तो आप सबको पता है, कब आया था, 1992 के अंदर हमें देखने को मिला था। कौन सा इससे रिलेटेड है? बिल्कुल सही, कौन सा होगा, 11th स्केड्यूल। 10th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? 10th स्केड्यूल के बारे में आप बताओ कि ये किससे रिलेटेड है। क्या होगा आपका राइट आंसर, एंटी डिफिक्शन लॉ। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो वो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। 8th स्केड्यूल की बात करें तो किससे रिलेटेड है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। टोटल कितने हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, 21st, 71st एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 3 बार अमेंड किया गया है। स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछा जाए तो ओरिजिनल ओनली 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 लैंग्वेज को 3 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो सीट्स जो होते हैं राज्यसभा में, जो सीट्स एलोकेट किए जाते हैं वो कहां पे हमें देखने को मिलते हैं, कहां पे मिलेंगे, 4th स्केड्यूल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है 3rd स्केड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, 3rd स्केड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, कोई बता सकता है मुझे, 3rd स्केड्यूल के अंदर क्या मेंशन है? बिल्कुल सही, क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। और किसका किसके 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 ओथ की बात करेगा ये, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गए, इन सब के ओथ की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है। अच्छा, 5th स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है या 6th स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है? इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो बिल्कुल सही होगा आपका क्या, 6th स्केड्यूल का कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है। 6th स्केड्यूल में क्या है कि आप एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हैं और उस रेवेन्यू को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन 5th स्केड्यूल के अंदर क्या है कि आप लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर तो पाएंगे, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। अभी देखो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, 21 डेज हो चुके हैं और कोई उनकी खोज खबर लेने वाला है नहीं वहां पर। The provision for constitution of legislature in a state is enshrined in which article of the Indian Constitution? अब देखो जो बात हम कर रहे थे वो सवाल आपके सामने आ गया, क्या होगा इसका राइट आंसर?
जो कि लेजिस्लेचर के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा होगा? देखो इसका क्या होगा, आर्टिकल 168। ठीक है, ये कुछ आज के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, आपको वो ये समझ आएगा कि उसका लेवल क्या था। ये देखो, अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखो तो मैंने उसके लेवल थोड़े से अच्छे करे थे ताकि चीजें जो हो ना कि मॉडरेट लगे। तो आप एक बार पूरे के पूरे सेशंस को अच्छे से देख लेना, और साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे कल आपसे फिर इसी तरह 12 बजे। तो टाइम से आ जाइएगा, हमारी क्लास जो है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप ऑफलाइन भी उसको देख सकते हो। ठीक है, बोल दिए इसको।